2024 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसके बारे भी मेन पॉइंट जो है इस वीडियो में समझेंगे हम लोग। और पहले कुछ क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद सभी लोकसभा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पहला टॉपिक है विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो यह दिवस 3 जून को जो मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब से मनाते हैं, किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो 2018 ईस्वी से मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि कब से मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब से मनाते हैं? तो 2018 ईस्वी से मनाते हैं। और 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी 2018 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केदार जाधव। केदार जाधव कौन है? तो केदार जाधव महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। केदार जाधव किस स्टेट से खेलते हैं? तो महाराष्ट्र से खेलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही इनका जो पहला मैच इन्होंने खेला था, केदार जाधव ने इंटरनेशनल मैच भी इन्होंने खेला है। तो 2014 में इन्होंने पहला मैच खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट में पहला मैच खेला था। और अंतिम मैच, लास्ट मैच इन्होंने 2020 में खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में इन्होंने लास्ट मैच इन्होंने खेला था। पहला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट में और लास्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 2020 में। और आईपीएल आरसीबी के जो क्रिकेटर थे 2024 में जो आईपीएल हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के जो मेंबर थे क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर दिनेश कार्तिक भी सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दिनेश कार्तिक भी इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दिनेश कार्तिक किस टीम के थे, किस आईपीएल टीम से खेलते थे? तो आरसीबी से, ये ध्यान रखिए, विकेट कीपर थे। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। और 2024 का इलेक्शन भी हो चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसके बारे भी हम लोग कंप्लीट एक पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से रिजल्ट तो आ गया है, तो क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट किस सीट से कौन से विजय हुए हैं उनको जानने से पहले इंपॉर्टेंट सीट भी देखेंगे, कौन विजय हुए हैं कौन हारे हैं। तो उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लद्दाख का है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो चांदनी चौक है, दिल्ली का चांदनी चौक, ये एरिया के हिसाब से है। लोकसभा का सबसे छोटा क्षेत्र चांदनी चौक और सबसे बड़ा लद्दाख। उसी तरह प्रश्न बन जाता है कि मतदाता संख्या के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा वोटर किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो मल्काजगिरी ये तेलंगाना का लोकसभा क्षेत्र है। तेलंगाना का मल्काजगिरी में सबसे ज़्यादा वोटर है, मतदाता हैं। तो सबसे कम मतदाता कहाँ है? तो सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे कम मतदाता हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और यहाँ और भी है कि लोकसभा चुनाव हुए हैं 543 सीटों पर, 543 टोटल सीटों पर हुए हैं, जिसमें कि बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, किंतु किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है 2024 में? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? दूसरी पार्टी कौन सी है? तीसरी पार्टी कौन सी? पहली और दूसरी तो आप लोगों को पता होगा, तो तीसरी पार्टी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। तो सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी में 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई अभी भी। और दूसरी नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ विजय प्राप्त की है, 99 सीटों के साथ विजय प्राप्त की है। परंतु पिछले बार के चुनाव से 2019 और 2014 के मुकाबले में बीजेपी को नुकसान हुआ है, परंतु कांग्रेस को फायदा हुआ है।
समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 2024 में। 37 लोकसभा चुनाव सीट इन्होंने हासिल किया है। 37 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करके तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यहाँ प्रश्न बन जाता है, इस तरह से इसको ध्यान रखना है, एसपी को ध्यान रखना है हमें। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उसी तरह से जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, 12 सीटों पर विजय प्राप्त की है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश की, 16 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है। और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार भी बन रही है, वहाँ भी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। और इस तरह से, और तृणमूल कांग्रेस, इन्हें की पूरा नाम तृणमूल कांग्रेस क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी 29 सीट हासिल की है। 29 सीट लोकसभा सीट हासिल की, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी 22 सीट लोकसभा सीट विजय प्राप्त की है। तमिलनाडु की करुणानिधि की जो पार्टी है, जिसके कि अभी स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, तो इस पार्टी ने 22 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की है। तो एनडीए और किसके बीच टक्कर था, किसके प्रधानमंत्री बनेंगे, किसका नहीं बनेगा, ये तो हम लोग देखेंगे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका नाम है, फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीए। तो एनडीए को, जिसके अलायंस के साथ इनके जो गठबंधन, जो राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन था, सभी ने मिलकर 292, जिसमें कि बीजेपी की 240 और बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर, जदयू हो गया, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, सभी और छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर 292 सीटों पर विजय हासिल की है। उसी तरह से दूसरी हो गई जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो गठबंधन की हुई है, करीब 37 पार्टियां इसमें गठबंधित हैं इंडिया गठबंधन में, और इसमें 41 पार्टियां गठबंधित थे जो बीजेपी वाली एनडीए पार्टी में। 41 पार्टियां इसमें गठबंधन किया हुआ है, इसमें 37 पार्टियां हैं। तो इनको मिला है 234 कांटे की टक्कर है, किसकी प्रधानमंत्री किस पार्टी की बनती है, किस गठबंधन की बनती है, ये देखने वाली बात है। परंतु इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए, तो 272 किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है बीजेपी, उसे 240 मिला है, उसे भी 22 सीटें कम है, उसके पास भी 22 सीटें, तो 22 कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके। तो इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, तो देखने वाली बात है किसकी सरकार बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश का रिजल्ट भी आ गया है। आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के साथ ही उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो आंध्र प्रदेश की जो टोटल सीट कितनी, 175 सीट है, विधानसभा सीट 175 सीट है, जिसमें कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसने वाईएस यानी कि जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी थी, वाईएसआरसीपी, इसको जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उसको हरा दिया। उनको वाईएसआरसीपी को 11 सीट हासिल की, मात्र 11 सीट, और ज़बरदस्त बहुमत के साथ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। और इनका गठबंधन जो था जेएनपी जो पार्टी थी, उनको 21 सीटें मिली है। जो पवन कल्याण जो वहाँ अभिनेता हैं, उनके साथ गठबंधन है। बीजेपी के साथ भी गठबंधन था। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। उसके बाद इस तरह से यहाँ 175 टोटल सीट आंध्र प्रदेश की, 175, टीडीपी को 135, ये ध्यान रखिए, बीजेपी को 8, और वाईएसआरसीपी यानी कि जो रेड्डी जी की पार्टी थी, जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के आंध्र प्रदेश के, उनको 11 सीट मिली है। ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। तो उड़ीसा में भी ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। उड़ीसा में टोटल सीट 147 है, टोटल विधानसभा सीट 147 है, और 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी का नाम क्या है, बीजेडी, बीजू जनता दल ने मात्र 51 सीटों पर विजय हासिल की है। 147 में से 51 सीटों पर हासिल की है।
और बीजेपी ज़बरदस्त परिवर्तन करते हुए बीजेपी को 78 सीटों पर जीत हासिल की हुई है, 78 सीटों पर। तो बीजेपी की सरकार बनेगी उड़ीसा में, और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी की। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो इस तरह से 2 जगह पर बीजेपी ज़बरदस्त बहुमत के साथ आगे बढ़ी हुई है। तो बीजेपी को उड़ीसा में बहुमत मिला हुआ है, और उड़ीसा में कांग्रेस को 14 सीट मिले हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इस पर जाने के पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ से और एक प्रश्न बन सकता है कि राज्यों से कितने उम्मीदवारों का चुनाव होता है? तो 543 में से 543 तो टोटल उम्मीदवार हैं, इन पर लोकसभा चुनाव होते हैं। तो उनमें से राज्यों से निर्वाचित सदस्य होते हैं 524 होते हैं, 524 राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसे भी ध्यान में रखना है, निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित से 19, इनको टोटल करेंगे तो 543 हो जाता है। इस तरह से ये प्रश्न बनता है। तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख, और यह जो ही है 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2024 को खत्म हो रहा है। 17 जून 2024 को कार्यकाल खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव का, 17वीं लोकसभा का। और तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें से कौन कौन विजयी हुए, कहाँ से? तो नरेंद्र मोदी विजयी हुए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट सीट है, हॉट सीट है, उसको बता देता हूँ मैं। तो नरेंद्र मोदी विजयी हुए हैं, लेकिन मार्जिन जो है बहुत ही अंतर से विजय हुए, 1 लाख 1.5 लाख के करीब अंतर से विजय हुए, जो कि पिछले बार दोनों ही समय में जबरदस्त मार्जिन से विजय हुए थे। तो वाराणसी सीट से ये विजयी हुए नरेंद्र मोदी जी, जिनके विपक्षी हैं अजय राय जो कांग्रेस के थे, वो हार गए हैं। और अमेठी से जो स्मृति ईरानी जीत रही थी बार बार, तो वो इस बार हार गई हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं, और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा विजयी हुए हैं अमेठी चुनाव से। राजस्थान के चूरू से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया हार गए हैं, और राहुल कासवा जीत गए हैं। और राहुल गांधी जो दो जगह से चुनाव लड़े थे, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, और केरल के वायनाड से, तो दोनों ही जगह से इन्होंने जीत हासिल की है, दोनों ही सीटों से, वायनाड से और रायबरेली से। अब देखना है, नियम यह है कि 14 दिन के अंदर में एक सीट को निर्णय करना होता है कि किस सीट पर यह बने रहेंगे, क्योंकि एक ही सीट को प्रतिनिधि करना है। तो 14 दिन का समय रहता है किसी भी उम्मीदवार के पास। 14 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे किस सीट से रहेंगे, और एक सीट से इनको इस्तीफा देना है, वायनाड से रहेंगे या रायबरेली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मथुरा से हेमा मालिनी जी फिर इस बार भी विजय हासिल की हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश का मंडी लोकसभा से कंगना रनौत, अभिनेत्री जो कंगना रनौत थी, वो जीत गई हैं। बीजेपी की कंगना रनौत जीत गई है, और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हार गए हैं। सूरत से ये भी ध्यान रखना है हम लोग को इस बार के लिए, 2024 लोकसभा के लिए, कि निर्विरोध जीतने वाले या फिर 18वीं लोकसभा के लिए पहले निर्वाचित सदस्य कौन है? तो मुकेश दलाल, सूरत लोकसभा से निर्विरोध जीतने वाले मुकेश दलाल हैं। और हैदराबाद जो कि हॉट सीट बनी हुई थी माधवी लता के कारण, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के कारण और असदुद्दीन ओवैसी के कारण, तो हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी जीत गए हैं, और माधवी लता को हार का सामना करना पड़ा है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल गई है। मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबरदस्त अंतरों से, सबसे ज़्यादा अंतर, 2024 में सबसे ज़्यादा अंतर से, 8 लाख से ज़्यादा अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री करीब 1.5 लाख के करीब अंतर से, और गृह मंत्री अमित शाह जी करीब 7 लाख प्लस कुछ अंतर से जिन्होंने जीत हासिल की है। परंतु सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं।
सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले। विदिशा लोकसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से मनोज तिवारी जीत गए। कन्हैया लाल जो कांग्रेस के थे, कन्हैया कुमार हार गए हैं। और अयोध्या, जहाँ के राम मंदिर बना है, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत गए हैं। बीजेपी वहाँ से हार गई है। जो कि मंदिर का मामला था, उम्मीद किया जा रहा था, तो मंदिर का मामला नहीं चला है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन का सामना करना पड़ा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। अयोध्या से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जीत गए हैं। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं इस बार के लोकसभा में जो जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीत गए। जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो चुनाव जीत गए हैं। पहले नाम मैं बताने जा रहा हूँ, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, जो कि जेल में है। किस जेल में है? तो असम के डिब्रूगढ़ जेल में है और जेल से इसने चुनाव लड़ा था और यह चुनाव जीत गया है। अब देखिए देश की दशा क्या है, लोग किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक भी चुनाव जीत गए हैं। और दूसरे हैं फरीदकोट, पंजाब के ही फरीदकोट लोकसभा से सरबजीत सिंह कौन है? तो इंदिरा गांधी के जो गार्ड थे बेअंत सिंह, उसके पुत्र हैं। इंदिरा गांधी के गार्ड जो बेअंत सिंह थे, जिन्होंने उन पर इंदिरा गांधी पर गोली चलाई थी, उसके पुत्र हैं सरबजीत सिंह। इन्होंने भी फरीदकोट लोकसभा से चुनाव जीत लिया। ये भी जेल में बंद है। सरबजीत सिंह भी जेल में बंद है और निर्दलीय, इन्होंने सभी जो तीनों हैं निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा था। और तीसरे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला से राशिद शेख भी चुनाव जीत गए हैं। और इन्होंने हराया किसे है? तो उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हराया है। कि ये इंपॉर्टेंट सीट से जो हॉट सीट था, मैंने उनके बारे में बता दिया आप लोगों को। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से है, चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने 3 मई 2024 को एक रॉकेट लॉन्च किया था, एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जिसका नाम था चांग-ई 6। इसका यह चंद्र मिशन था और जिसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। और यह चांद के अंधेरे सतह पर दक्षिणी ध्रुव के जो चांद का वह हिस्सा जो पृथ्वी से हमें नहीं दिखता है, भाग पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। और उसके बाद वहाँ से इसको जो मिशन था, वहाँ से चट्टान और मिट्टी को इकट्ठा करके वापस आना था। तो वापस भी यह आ रहा है, सफलतापूर्वक वापस आ रहा है। और किस क्षेत्र पर उतरा है? तो चांद के दक्षिणी ध्रुव के एटिकन बेसिन क्षेत्र पर यह उतरा है। और यह एटिकन बेसिन जो है सौरमंडल का सबसे पुराना क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर यानी कि जो ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग होता है, इसे क्रेटर कहते हैं। तो इसी तरह का क्षेत्र है, वहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यह बहुत ही ज़्यादा स्थल जो है उबड़ खाबड़ है, वहाँ का बहुत ही समतल नहीं है उस क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में लैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस क्षेत्र पर यह लैंड कर गया है और वहाँ से चट्टान और मिट्टी को इकट्ठा करके वापस भी आ रहा है। और सौरमंडल का एटिकन बेसिन जो है सबसे पुराना क्रेटर भी माना जाता है। और यह क्षेत्र जो है दक्षिणी ध्रुव जो क्षेत्र जो है चांद पृथ्वी से नहीं दिखता, यह अंधेरा क्षेत्र है। यहाँ से लैंड करके वापस मिट्टी को इकट्ठा करके वापस आ रहा है। और उसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा तो यहाँ से पता चलेगा कि उस क्षेत्र में क्या है, चांद के उस भाग पर क्या है। मिट्टी के अध्ययन से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आज का सेशन थोड़ा बड़ा चल गया, लंबा हो गया, तो आशा करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिली होंगी। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।